हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पर। तो जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपीएसआई की परीक्षा है वो 14 और 15 मार्च को प्रस्तावित है और एक अच्छी वैकेंसी भी है उत्तर प्रदेश में। और इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूपीएसआई से संबंधित जो भी अभी तक के सवाल आए हुए हैं, मिसलेनियस टाइप के सवाल आए हुए हैं, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा ये भाग होगा वो भाग 14 होगा, यानी 14 होगा। इससे पहले आपके पास 13 क्लासेस पहुंच चुके होंगे, तो उनको जरूर आप वॉच करिए अगर आप यूपीएसआई और यूपीपी होमगार्ड जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, लिखा है कि शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है। ये है देखो पी वाई क्यू, लेकिन जो पी वाई क्यू है तो आपको ऐसे ही क्या करना है, इसको समझ लेना है। और क्योंकि लास्ट टाइम मान लो एग्जाम में अगर आप पूछ लिया, अगर पी वाई क्यू नहीं पढ़ा है तो आप फिर इस सवाल नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है कि शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है, तो इसके लिए सही आंसर क्या है, कोपेनहेगन। क्या, कोपेनहेगन विचारधारा। क्योंकि कोपेनहेगन आपको पता है कि ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन विचारधारा का संबंध अगर देखा जाए तो वो प्रतिभूतिकरण से रखता है, ठीक है ना। वैसे कोपेनहेगन विचारधारा का संबंध और देखेंगे तो सुरक्षा अध्ययन से भी है। क्या है, सुरक्षा अध्ययन से भी है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए पहले देखिएगा, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैश में स्थित है। तो ये बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। जो ऊपर ये लिखा है उसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं I4C भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इंडियन साइबर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो मान लो कल को सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि हाँ कि I4C में तीसरे सी का क्या मतलब है, तो क्राइम। ठीक है, इसका काम होता है कि भाई भारत में जो साइबर अपराध हैं इनको रोकना, इनके बारे में, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, ये सब चीज़ें इसका काम होता है। ठीक है, बाकी अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसकी जो उद्घाटन हुआ ये 2020 में, ठीक है, या कह सकते हैं मंजूरी जो इसकी मिली थी, मंजूरी थी हालांकि 2018 में मिली थी, लेकिन जो इसकी स्थापना है या उसका उद्घाटन कह सकते हैं वो 2020 में हुआ। कब हुआ, 2020 में हुआ। ठीक, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई सेवाएं, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कौन से नहीं है वो भी लिखा है कि राजस्व विभाग के काम कौन से नहीं है भाई। तो मुझे लगा ये तीनों में से कोई भी काम नहीं है, तो ये हो गया ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। क्यों, राजस्व विभाग का काम तो नहीं है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, राशन बांटना, क्या इसका काम है, नहीं। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो काम है क्या, उपभोक्ता मंत्रालय का काम है। ई गवर्नेंस आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो वित्त विभाग है उसका काम होता है। और कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये तो गृह मंत्रालय जैसे का काम है ये। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे राजस्व विभाग के इनमें से कोई काम नहीं है। राजस्व विभाग का काम क्या है, राजस्व विभाग का काम है लैंड रिकॉर्ड रखना, है नी, जैसे जाति, आय, निवास जैसे चीजों को जारी करना, है नी, भूमि व्यवस्था बनाए रखना, भूमि सुधार करना, ये सब इसका काम राजस्व विभाग का काम है। आगे देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये है 2008। और बता चाहिए जो एनआईए है, जिसे एनआईए कहते हैं, एनआईए की जो स्थापना हुई थी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो कब की गई थी, तो 31
दिसंबर 2008 को की गई थी। ठीक है, जब आपने देखा कि 26/11 जो मुंबई हमला था, है नहीं, 26 नवंबर 2008 को जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, ठीक है, तो ये उसके बाद इसका गठन हुआ था एनआईए का। ठीक है, एनआईए के गठन किया गया था ताकि भारत में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं इनसे निपटा जा सके और इनके उन पर नियंत्रण लाया जा सके। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि आतंकवाद गतिविधियों पर नियंत्रण। ठीक है, ये मतलब इसके लिए इसका स्थापना की गई। भारत में पुरुषों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? वो ये कितनी है? 21 वर्ष। ठीक है, कितनी है? 21 वर्ष। पुलिस विभाग से संबंधित SCRB का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप क्या है? तो एस का तो मतलब स्टेट है नहीं, और सी का मतलब क्राइम, आर मतलब रिपोर्ट, बी मतलब ब्यूरो। तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ये सही आंसर क्या है आपका? तो ये है ब्यूरो, ये आपका ये सही आंसर है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जैसे आपका ये होता है ना, NCRB होता है, इसे कहते हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। वैसे ही ये होता है, ये राष्ट्र का जो अपराध है उसका डाटा जारी करता है या आंकड़ा जुटाता है, और ये जो होगा वो क्या करेगा, अपने अपने राज्यों में, मतलब हर राज्यों में क्या होता है, ये स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है, जो उस राज्य में जो भी क्राइम हुए होते हैं या जो भी कह सकते हैं अन्य कोई गतिविधियां हुई होती है उसका रिकॉर्ड ये रखता है। ठीक, अब देखिए कि महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक CEDAW का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इनमें 4 ऑप्शन है। कांग्रेस एजुकेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर वुमेन, कंज्यूमर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेंस्ट वुमेन, कन्वेंशन ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वुमेन, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इसका क्या इसमें से आंसर होगा? तो देखिए, जो इसमें का आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला, कौन सा पुलिस बल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, रक्षा उत्पाद इकाइयां और तेल क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है, CISF। पढ़ा होगा आपने, CISF। ठीक है, तो केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल है, इसका काम होता है कि भारत के अंदर जो भी रक्षा इकाइयां हैं या फिर परमाणु जो केंद्र है या फिर हवाई अड्डेज हैं, जो तेल रिफाइनरियों जो होती हैं, या फिर कह सकते हैं जो तेल कुएं जहां से निकाले जाते हैं वो वाले एरिया, इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से औद्योगिक जो चीजें हैं उसका सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिया गया है। ठीक है ना, केंद्रीय सुरक्षा बल को दिया गया है। देखिए, जो ये आपका CAPF है, ठीक है, इसके अधीन कितने, तो बताना, इसके अधीन 7, ठीक है ना, सैनिक अर्धसैनिक बल आते हैं। ठीक है ना, 7 क्या है? 7 अर्धसैनिक बल है। ठीक है ना, कितने हैं? 7 अर्धसैनिक बल इसके अंतर्गत आते हैं। वो 7 आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं। पहला असम राइफल, उसके अलावा ITBP, फिर आप देखेंगे इसके अलावा एक आपका हो जाएगा CRPF,
CRPF, फिर आप देखेंगे इसमें BSF, फिर है SSB, फिर से मिलेगा आपको CISF और NSG। ठीक है, तो ये हो गए आपके कितने, 7। तो ये 7 अर्धसैनिक बल, ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इसके अधीन ये सब आते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ा पुलिस फोर्स इसमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा है आपका ये CRPF, सबसे बड़ा। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा, इन 7 में सबसे बड़ा पुलिस फोर्स ये है, सबसे बड़ा। ठीक है, और सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो ये सबसे पुराना। और काफी बाद में कौन बना है तो देखेंगे NSG ये बना है, जो 1986 में ये पूर्ण रूप से गठित हुआ। ठीक है, बाकी 1984 में इसको मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान रखना। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम का विषय नहीं है। तो रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट जो स्थावर संपदा होती है, अधिनियम का विषय नहीं है। कृषि भूमि, भूखंड, अपार्टमेंट, इमारतें। ठीक है, तो जो रियल एस्टेट है भाई, कृषि भूमि क्यों आएगा इसके अधीन, तो ये इसके अधीन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये इसके अधीन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है। वैसे जो इसके लिए एक्ट जो आया था ना, ये 2016 में आया था। ये एक्ट जो है ये 2016 में आया था। ठीक, ध्यान रखिए। किस समिति ने डेटा सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया था। उदय कोटक समिति, नंदन नीलेकड़ी समिति, बोहरा समिति या श्री VN श्रीकृष्ण समिति। तो डेटा सुरक्षा संबंधित जो समिति बनी थी वो BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में ये इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बाकी हमें लगा नंदन नीलकड़ी जो समिति है ये तो आधार, ठीक है, आधार कार्ड में सुधार संबंधित था, है नहीं, ये इनसे संबंधित था। चलिए अगला देखिएगा। नई सहस्राब्दी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। क्या लिखा हुआ है, ये 2000 की बात कर रहा है। तो पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। तो सही आंसर इसमें है कि आपका पद्मना भैया समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मातृत्व लाभ अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष अधिनियम में किया गया था। ठीक है, और ये भी एक अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो 1961 है। क्या है, 1961। तो मातृत्व लाभ अधिनियम ये कब आया था, 1961 में आया था, ये ध्यान रखिएगा, 1961 में। हालांकि अब मैं बात करूं तो अभी जो 2017 में एक बार संशोधन हुआ। ठीक है, 2017 में क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ, उसमें जो मातृत्व अवकाश है, मातृत्व अवकाश जो है, मातृत्व अवकाश, ठीक है, इसको क्या किया गया था, बढ़ाकर, जैसे पहले क्या था, इसमें 12 सप्ताह था। ठीक है, इसमें क्या था, 12 सप्ताह था। तो मातृत्व अवकाश को क्या किया गया, 12 सप्ताह से कितना कर दिया गया, तो 26 सप्ताह कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 26 सप्ताह कर दिया गया। ठीक है, 26 सप्ताह कर दिया गया। यानी कि जो मातृत्व अवकाश है उसकी हमने ड्यूरेशन बढ़ाया है कितना, 12 सप्ताह से 26 सप्ताह। यानी कि कोई भी अगर जो महिला है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है या कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है, अगर वो गर्भवती है, ठीक है, तो वो 26 सप्ताह तक वो लीव ले सकती है ना, 26 सप्ताह तक। इस 26 सप्ताह में क्या होगा कि इसमें 26 सप्ताह में क्या होगा, 8 सप्ताह ये क्या होगा, प्री डिलीवरी
क्या होगा, अवकाश होगा। ठीक है, अवकाश होगा। यानी कि कोई भी अगर जो सरकारी या कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई महिला है, ठीक है, तो वो डिलीवरी से 8 सप्ताह पहले वो छुट्टी ले जाएगी और उसके बाद में शेष, है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि मात्र जो अवकाश है, जो अधिनियम 1961 में आया था, ठीक है, इसमें 2017 में संशोधन किया गया, और संशोधन किया गया तो ये कितना कर दिया गया, 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। ठीक है, मातृत्व अवकाश। ठीक है, ये आपको इस विशेष को ध्यान रखना है। अगला है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, 1961, 1971, 2000 या 1951। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, 1971। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि 2021 में इसमें कुछ संशोधन किया गया, और संशोधन क्या किया गया उसमें कि देखिए, जैसे पहले क्या था कि जो ये गर्भ का चिकित्सीय समापन, जिसे हम लोग एमटी, ठीक है, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एमटीपी। ठीक है ना, एमटीपी शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो जो एमटीपी है ये पहले क्या था, ये पहले था 20 सप्ताह। ठीक है ना, 20 सप्ताह। ठीक है ना, 20 सप्ताह था, लेकिन इसे 2021 में बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 24 सप्ताह। कितना कर दिया गया, 24 सप्ताह। ठीक है, क्या कर दिया गया, 24 सप्ताह कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कोई भी अगर महिला, ठीक है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो कितने हो गया है, 20 सप्ताह तक हो गया है, प्रेगनेंसी अगर 20 सप्ताह तक है तो वो चाहे तो उसका अबॉर्शन करवा सकती है नहीं, अबॉर्शन उसको करवा सकती है। इसके लिए एक डॉक्टर की क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। और पहले ये 20 सप्ताह तक था ही था, यानी कि अगर बच्चा 20 सप्ताह से अगर ज्यादा हो गया है तो वो फिर उसका अबॉर्शन नहीं आप करा सकते हैं, है नहीं। लेकिन 2021 में एक एक्ट, जो ये एक्ट आया 1971 वाला, उसमें संशोधन किया गया 2021 में, क्योंकि हमारे पास कुछ नई डिजिटल या कई नई आधुनिक तरीके हमारे पास आ गए कि हाँ कि ठीक है 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर 24 सप्ताह कर दिया गया। यानी कि 2021 के बाद से अगर जो बच्चा 24 सप्ताह का हो गया है तो 2 डॉक्टरों की सलाह पर, ठीक है, 2 डॉक्टरों की सलाह पर बच्चे का एबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ठीक है, ये कब आया, 1971 में आया, और फिर 2021 में संशोधन हुआ। तो जो ये समय था 20 सप्ताह का, उससे बढ़ाकर हमने क्या कर दिया, 24 सप्ताह इसमें कर दिया। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, किसमें क्या होगा कि एक डॉक्टर के सलाह पर, एक डॉक्टर के परामर्श पर ये हो सकता है। और जो 24 सप्ताह की बात करते हैं तो इसमें 2 डॉक्टर के परामर्श पर ऐसा हो सकता है। ठीक, बहुत कंडीशन अगर रेयर हो तो, ऐसा नहीं कि किसी भी कंडीशन में नहीं, रेयर कंडीशन हो जिसमें मां को खतरा हो या फिर अन्य कोई चीज है, इस तरीके से। देखो, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं, 5, 11, 7, 3। तो इसमें कितने किए गए हैं, 5 किए गए हैं। ठीक है ना, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम शीटा वर्ष किस वर्ष पारित किया गया था, 1956 में। कब, 1956 में। ये अधिनियम एक्ट आपसे खूब पूछ जाते हैं यूपीएसआई में, इसलिए खूब इसको ध्यान में रखेंगे। जो सीटा है यानी कि अनैतिक तस्करी का दमन एक्ट कब आया, 1956 में ये आया था। ठीक है, कब आया ये, 1956 में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि CEDAW को अक्सर किस रूप से वर्णित किया जाता है, श्रम भेदभाव बिल, महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल, नस्ली भेदभाव बिल, या आर्थिक भेदभाव बिल। आपने इससे पहले पढ़ा था, वहां पे हमने इसका CE और DA का फुल फॉर्म भी हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें खासकर जो क्या है कि जो नस्लीय क्या होता है, जो नस्लीय इसमें भेदभाव तो अपनाया ही जाता है, लेकिन ये स्पेशली जो है वो महिलाओं से संबंधित है। ठीक है ना, तो महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल ये है नहीं। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन बी।
राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। देखो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा ये सवाल है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे यूपी में जो ये आप पढ़े ना यूपी, ठीक है, जो एसआई यूपी में जो उत्तर प्रदेश सम इंस्पेक्टर हैं, उत्तर प्रदेश सम इंस्पेक्टर हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें से ध्यान रखिएगा कि 50%, ठीक है, 50% भर्ती कैसी होती है, 50% भर्ती इसमें होती है पदोन्नत से। कैसे होती है? पदोन्नत से होती है नहीं। और इसकी 50% वैकेंसी कैसे आती है, 50% वैकेंसी कैसे आती है, तो होती है सीधी भर्ती, जैसे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, सीधी भर्ती यानी कि परीक्षा देकर, ठीक है ना, सीधी भर्ती आती है, ध्यान देंगे, यूपीएसआई की। जबकि उत्तर प्रदेश जो उप निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो इंस्पेक्टर होता है यानी कि निरीक्षक जिसे बोलते हैं, निरीक्षक, ठीक, इंस्पेक्टर क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर, इसकी जो भर्ती है, ठीक है, ये 100% क्या होती है, पदोन्नत से होती है, प्रमोशन से होती है, वरिष्ठता के आधार पर। ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश। तो ये जो यूपीएसआई है भाई, जो आप देखें इससे नीचे जैसे कोई कांस्टेबल है, दीवान है, ये आगे चलकर क्या बन जाते हैं, ये आगे चलकर आपका बन जाएंगे क्या, यूपीएसआई। और यूपीएसआई आगे चलकर क्या बन जाएंगे, आपका इंस्पेक्टर, ठीक, वो इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 100% किस में है, निरीक्षक वाले में है नहीं, यानी कि इंस्पेक्टर वाले में, ठीक है। तो ये जो इंस्पेक्टर होंगे उनके लिए क्या होगा, ये 100% होगा। और जो यूपीएसआई जो है, यूपीएसआई वो 50%। तो आपकी जो भर्ती जितनी होगी उसमें से 50% तो प्रमोशन से ले जाएंगे और 50% किससे भरे जाएंगे, तो भर जाएंगे आपके सीधी भर्ती से। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसका कुछ क्रम लगा दें, है नहीं, अगर इसको हम लोग क्रम लगा दें तो देखो पुलिस में जो कोई क्रम होता है, इसको यहां पे लिखते हैं इस साइड में, नीचे की तरफ से लेंगे ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो देखो सबसे नीचे जो होगा ना, सबसे नीचे जो होता है वो होता है कांस्टेबल। क्या होता है भाई, सबसे नीचे क्या होता है, कांस्टेबल, ठीक, कांस्टेबल, ठीक, ये सबसे नीचे, ये यहां पे आ गया। इससे ऊपर जो होगा वो होगा हेड कांस्टेबल। कौन होगा, होगा हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। इससे ऊपर जो होगा वो होगा सहायक उप निरीक्षक। क्या होगा, होगा सहायक उप निरीक्षक, ये होगा जिसको आप बोलते हैं ना एएसआई, ठीक है, एएसआई, ठीक है। इससे होगा उप निरीक्षक, क्या होगा, उप निरीक्षक, है नहीं, क्या होगा, उप निरीक्षक। इसके ऊपर होगा केवल निरीक्षक, निरीक्षक, है ना, इंस्पेक्टर, उसके नीचे क्या, सब इंस्पेक्टर, फिर है एएसआई हेड कांस्टेबल, और फिर है कांस्टेबल। इससे ऊपर चलेंगे, है नहीं, तो पुलिस उपा, क्या होगा, पुलिस उपाधीक्षक, ये होगा। फिर इससे ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, ये हो जाएगा, ठीक है। और इससे अगर हम ऊपर चलें तो पुलिस अधीक्षक, क्या हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक।
इससे ऊपर चलेंगे तो आपको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो जाएगा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो जाएगा। इससे ऊपर चलेंगे तो आपको पुलिस उप महानिरीक्षक हो जाएगा, पुलिस उप महानिरीक्षक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, महानिरीक्षक। अब थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम पड़ रही है तो इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, और इसके ऊपर भी चलेंगे तो आपका अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। ठीक है, और यहां से इसको आगे बढ़ा लें, क्या इसको आगे बढ़ा तो यहाँ लेंगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक। और फिर आएगा क्या आपका पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब जो डीजीपी है ना, पुलिस महानिदेशक, इस यही कहते हैं डीजीपी कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं डीजीपी कहलाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे मान लो पूरा नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे डीजीपी। ठीक है, ये है नहीं, तो ये एक क्रम रहता है आपके विभाग का। ठीक है, तो सोचो आप कांस्टेबल यहाँ हैं, है नहीं, फिर इसके बाद में हेड कांस्टेबल, फिर सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, यानी आप तैयारी कर रहे हैं इसकी यूपीएसआई की। ठीक है, आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, इसकी यूपीएसआई की कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CEWA को किस वर्ष अपनाया, किस वर्ष अपनाया, तो ये है आपका ये 1979। ठीक है, सही है ना, 1979। ठीक है, 1979। ठीक है, अगला देखिए सवाल। अगला कि अपनी जातीयता या नस्ल के कारण बड़ी संख्या में लोगों की हत्या को क्या कहा जाता है। अपनी जातीयता या नस्ल के कारण बड़ी संख्या में लोगों की हत्या को क्या कहा जाता है, शिशु हत्या, नरसंहार, राज हत्या या नर हत्या। तो इसके लिए सही है क्या है, नरसंहार, नरसंहार। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है नहीं, मान लो कोई पावरफुल व्यक्ति है या कोई राजा है, शासक है, उसने क्या किया, जाति नस्ल के आधार पर किसी को मारना शुरू कर दिया तो नरसंहार कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जर्मनी का हिटलर यहूदियों पे क्या किया, नरसंहार किया। क्यों, क्योंकि वो अलग जाति के थे, अलग नस्ल के थे। ठीक, केंद्रीय जांच ब्यूरो डैश डैश के अधीक्षण के तहत कार्य करता है। तो सभी को पता है कि भाई कि केंद्रीय जो जांच ब्यूरो है वो किसके अधीन कार्य करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, किसके, कार्मिक मंत्रालय। ठीक, तो ये हमारे कितने थे आज के, टोटल 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि चीजों को समझ में आया होगा, है नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।